नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रदूषण पर नजर रखने वाली एक एजेंसी ने इस देश की सर्वोच्च अदालत से साफ कहा है कि हेल्थ इमरजेंसी इस देश में घोषित कर देनी चाहिए। क्या होगा उसका अर्थ? तमाम दफ्तर, स्कूल सब बंद कर दिए जाएंगे। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है राजधानी में? इसी में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई भी थी। सवाल यही है, क्या हवा इस कदर जहरीली हो गई है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी कह रही है। आज के हल्ला बोल में हम अपने खास मेहमानों से इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं आज की सुनवाई में हेल्थ इमरजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैसे फटकार लगाई है तमाम सरकारों को। दिवाली के हफ्ते भर बाद दिल्ली से जहरीले धुएं का गुबार तो छट गया है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी यानी ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग के रूप में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूरे इलाके में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पैदा हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ईपीसीए का गठन किया गया था। ईपीसीए की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, सरकार प्लान बनाए कि जब प्रदूषण सुरक्षित सीमा से बढ़ता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर प्रदूषण सुरक्षित सीमा से दोगुना हो जाए तो क्या सब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? अगर प्रदूषण उससे भी ज्यादा हो गया है तो क्या सारी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी? और अगर इससे भी ज्यादा प्रदूषण हुआ तो पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा, जैसा दूसरे देशों में होता है। और ये पूरी दुनिया में होता है, पेरिस में है, बीजिंग में है। और यही आज चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से मांगा है और उनको समय दिया है कि बुधवार को फिर से मिलेंगे इसी सुझाव के ऊपर। यानी सरकार को 2 दिनों की मोहलत मिल गई है। अब बुधवार की सुनवाई में ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हेल्थ इमरजेंसी का मतलब होता है नागरिकों की सेहत को नुकसान पहुंचाने के ऐसे हालात पैदा हो गए जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। यानी सेहत के खतरे से लड़ने के लिए तुरंत तंत्र विकसित करने की जरूरत है। इसका मुख्य मकसद पर्याप्त कदम उठाकर खतरे के असर को कम करना होता है। सितंबर 2014 में केंद्र ने टीबी को नेशनल इमरजेंसी कहा था। तो क्या स्मॉग से दिल्ली में ऐसे ही हालात बन गए? सुप्रीम कोर्ट ने बेशक सरकार को 2 दिनों की मोहलत दी, लेकिन हालात वाकई चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुके हैं। अनुषा सोनी और पूनम शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। क्या वाकई लोगों की जान की कीमत ये सरकारें नहीं समझ पा रही है? क्या हम और आप अब इसी तरह से जहरीली हवा में जाड़े में सांस लेते रहेंगे? साल दर साल हम यूं ही टीवी पर बहस करते रहेंगे, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे रहेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या इसमें होना चाहिए? और क्यों हर बार हम इंतजार करते हैं कि कोर्ट फटकार लगाए, तब जो पट्टी बंधी हुई है इन सरकारों की आंखों पर, इन पार्टियों की आंखों पर, उसको हटाया जा सके। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाज़िया इल्मी जी, जो कि नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उस्मान साहब हमारे साथ सीएससी की तरफ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विमलेंदु झा जुड़ चुके हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है, जो कि सीएमडी डायरेक्ट हॉस्पिटल हैं, और महेश पलावत जी, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, दरअसल मुख्य मौसम वैज्ञानिक कह लीजिए। सबसे पहले मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ पलावत साहब, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या थोड़ी राहत, क्योंकि आजकल थोड़ी धूप दिख रही है, सूरज दिख रहा है, निकलता पहले भी था, दिखता नहीं था, थोड़ी दिख रही है। क्या हम ये माने कि छठेगा ठीक हो रहा है या ऑनस्लॉट अभी बाकी है? देखिए, जो पिछले कई दिनों से हवा नहीं चल रही थी, हाँ। और जो पराली जलाने का और जो लोकल पॉल्यूशन था, हाँ। उसके कारण ये एक ही जगह जमा हुआ था। अब कल से हवा चलना शुरू हुई है, तो आज आपने देखा होगा थोड़ा सा राहत मिली है। आगे 2 या 3 दिनों तक अच्छी हवा चलेगी, नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड चलेंगी, जिससे कि काफ़ी राहत मिलने के आसार हैं। लेकिन 11 और 12 को फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिससे हवा फिर से बदलेगी और हवा कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन उस समय पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सही, पर इतना खतरनाक नहीं बढ़ेगा। और 13 तारीख से फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे, तब केवल कुहासा
या धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, पॉल्यूशन के लेवल काफी कम हो जाएगा तब। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन ये हवा चलेगी, उसके बाद एक परिस्थिति फिर से आएगी जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर हवा कमजोर पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर ठंड की शुरुआत। लेकिन इन सब के बीच मौसम भरोसे हिंदुस्तान, शाजिया इल्मी जी, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना चाहिए, इस देश की अदालत को बताना पड़ रहा है उन सरकारों को जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्ट का काम नहीं है कि आप ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये एजेंडा पर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल अंजना जी आप सही कह रही हैं, हम लोग सिग्नेटरीज हैं बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के, लेकिन और मैं बिल्कुल भी ना तो अपनी पार्टी को ब्लेम करूं को डिफेंड करूंगी या आम आदमी पार्टी को ब्लेम करूंगी। मुझे लगता है इस ब्लेम गेम की वजह से कुछ हो नहीं पाया है। सच तो ये है कि हम सब गुनहगार हैं और ये बहुत ही बड़ा एक गुनाह है जिसका कीमत सब चुका रहे हैं और आगे वाली जनरेशंस और चुकाएंगी। लेकिन मुझे लगता है जहां तक सेंटर की बात है, हमें कुछ और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमारी सोच बिल्कुल रुकी हुई है और हम लोग उसको लेके नहीं आ रहे हैं। जहां तक राज्य सरकारें हैं, आप जानेंगी व्हीकुलर पोल्यूशन जो है, जो केंद्र सरकार के अधीन भी है और राज्य सरकार के अधीन भी है, तो व्हीकुलर पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, उस पर सियासत ना हो। ऑटो वालों का जो की वजह से जो एमिशंस है उसको हटा के ई रिक्शास हो या कुछ हो, वो सब होना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत भी होनी चाहिए कि कौन इसमें वोट बैंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और कौन नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम लोग जो हमारी जो मोहल्ला सभाज है, हमारे जो RWS हैं, वो इसको लेकर क्या कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम चीज अब केंद्र सरकार ब्लेम कर सकती है दिल्ली सरकार को, आप कह सकती है कि केंद्र सरकार या पंजाब सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। हम कब तक ये बहस करेंगे? आफ्टर ऑल हम सब सिटीजन्स भी तो हैं, हम सिर्फ नेता तो नहीं। तो इसलिए एक आम नागरिक होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सांस तो सबकी घुट रही है। ये हो नहीं रहा है कि सबकी सांसें घुट रही हैं। ये हो नहीं रहा। आतिशी मालिना जी, एनजीटी ने क्या पूछा है दिल्ली सरकार से? नहीं होने कोई चारा नहीं है ना, होना पड़ेगा। हाँ, आतिशी मालिना जी, एनजीटी ने दिल्ली सरकार से क्या क्या पूछा? देखिए अंजना जी, आज एनजीटी की भी और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी है और मैं एक्चुअली उन सब स्टेटमेंट्स का स्वागत करती हूँ। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी देश की पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सरकारें एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश देने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही सही, पर कम से कम जो 5 राज्य हैं वो एक साथ बैठ के कार्यक्रम बना सकें, ये बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो प्रदूषण का मामला है ये पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं चलता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी दिल्ली राज्य की बाउंड्री इधर शुरू होती है और पंजाब की इधर खत्म होती है। तो पोल्यूशन जो हमारे यहाँ जनरेट होता है, दिल्ली में जनरेट होता है, वो सिर्फ दिल्ली तक रहेगा, या हरियाणा पंजाब में जनरेट होता है वो वहां तक रहेगा। इसलिए इन सब राज्यों को एक साथ आकर एक प्लान बनाने की जरूरत है और ये बहुत अच्छी पहल और शुरुआत होगी। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि शायद ये पहल केंद्रीय सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप ऑड इवन करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पोल्यूशन का, अगर मैं सही नहीं हूं तो उस्मान जी मुझे करेक्ट करेंगे, वो बाइक चलाने वालों से होता है। आप उनको क्यों उससे अलग रखते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक है। देखिए अंजना, अगर कोई भी हमें पॉलिसी मेजर निकालना होता है तो उसमें कई सारी कंसिडरेशंस को एक साथ देखने की जरूरत है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो। बाइक वालों को इसलिए नहीं बाहर रखा जाता क्योंकि वो वोट बैंक है। बाइक वालों को इसलिए भी बाहर रखा जाता है क्योंकि हमारा ये मानना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जिसको बनाने में किसी भी शहर को समय लगता है। जैसे कि हमने मेट्रो को देखा है, तो दिल्ली में एक मेट्रो का जो पूरा एक नेटवर्क बना है उसे बनाने में 10-15 साल लग गए हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक पर्याप्त डेवलप नहीं होता है तब तक आप पूरी तरह से, आपको बहुत मेजर्ड कदम उठाने की जरूरत है, जो कि ऑड इवन में इसी हिसाब से उठाए गए। उस्मान जी, क्या आपको लगता है कि हेल्थ इमरजेंसी लागू करने की परिस्थिति बन गई है? देखिए, आज जो बहुत अच्छा कोर्ट में हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे अच्छी बात आज ये करी, उन्होंने किसी राज्य सरकार की बजाय केंद्रीय सरकार को आदेश दिया और उनसे पूछा कि आप परसों यानी 10 तारीख को कोर्ट में आइए
और एक प्लान सबमिट करिए जो अभी तक हमारे पास मिसिंग है। हाँ। कि अगर आपका एक सिचुएशन बनती है, पुअर कैटेगरी होती है या सिवियर है, वेरी पुअर है, तो उसमें सरकारों को क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज जो सरकार ने कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आप एक वो प्लान लाइए जब आपके एक स्टैंडर्ड से 2 गुना हो, तो सरकारों को क्या करना चाहिए। जैसे बीजिंग करता है, एडवाइजरीज निकालता है, बच्चों को आदेश और बूढ़ों को आदेश देता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे, या जब लेवल 3 गुना या 4 गुना 2 से 3 दिन बढ़ जाता है तो ये आदेश देता है कि सब प्राइवेट मोड्स को बंद करिए, कमर्शियल व्हीकल्स का आना बंद करिए। तो सरकार आज कोर्ट ने साफ शब्दों में आदेश दिया है। देखिए, हम सब अपने आदेश दे चुके हैं, चाहे वो नॉन डेस्टिन डाइवर्जन से हो, ट्रक्स की एंट्री से हो। अभी चीज है इम्प्लीमेंटेशन और एक एक्शन प्लान जो हर सरकार को एक प्लान बी, प्लान ए से करना चाहिए। तो सबसे अच्छा आदेश आज ये रहा सुप्रीम कोर्ट का। प्लस जो एनजीटी ने आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि उन्होंने पूरे एनसीआर में होने वाली कंक्रीट बैचिंग प्लस कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन को रुकवा दिया है, जो अभी की स्थिति के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमने तो लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय सरकार को प्लस राज्य सरकारों को भी उसको लागू करवाना अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषित किया कि अब कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर गए, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहां पर भी कानून है कि आप पराली नहीं जला सकते, जलता है। विमलेंदु झा जी, 42 पॉइंट एक्शन प्लान पिछली बार भी बना था। हर बार इस तरह का एक्शन प्लान बनता है, कोई उसको कौन जमीन पर देखेगा कि वो हो रहा है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं होती है। सारे ग्रे एरियाज छोड़ दिए जाते हैं। पंजाब पोल बाउंड है, वहां चुनाव होने वाले हैं, तो वहां कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। हरियाणा में तो कुछ जगहों पर एक्शन भी लिया गया है। ऐसी व्यवस्था के साथ हम बंधे हुए हैं। विमलेंदु झा जी, असल में आज भले ही हमारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं अभी वो भले ही अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों या अपने आप को आज थोड़ा बच रहे हों डांट खाने से, लेकिन आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और एनजीटी में हुआ है वो एक क्लियर कमेंट्री है ऑन बैड गवर्नेंस, कि किस तरह से केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं। अगर नवंबर के पहले हफ्ते में जब हम 10 दिन से एक एक्सट्रीम एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जूझ रहे थे, ये सारे कदम जो हैं वो सरकारों को उठाना चाहिए था और उन्होंने नहीं उठाया। बहुत सारे, एक चीज होता है अनाउंस करना, अब यही सारी चीजें, और परसों सुप्रीम कोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलने वाली है इन सब चीजों के ऊपर भी शायद, कि ये सारे अनाउंसमेंट्स जो है दिसंबर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में दिए गए थे और उसकी प्योर अवमानना हुई है केंद्र द्वारा और राज्यों द्वारा। तो आज ये कहना कि कारण कुछ और है, और साथ ही साथ जब डॉक्टर साहब, जब हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि प्रदूषण में कमी आएगी, प्रदूषण डिस्प्लेस होगा, प्रदूषण जाएगा नहीं। जब तक हम प्रदूषण के स्रोतों को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम अपने वेदर के ऊपर निर्भर करेंगे कि वेदर हमें, हवा की जो गति है वो प्रदूषण को एक किनारे से दूसरे किनारे लेके चली जाए, तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो कंप्लीटली एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस में मानूंगा। जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, एक अनाउंसमेंट करने से, एनजीटी के अनाउंसमेंट्स की जो हम लोग अभी वाहवाही ले रहे हैं, उससे क्या होगा? एनजीटी ने आप सबों को डांट लगाया है, आपको उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने, एनजीटी ने ये सारी बातें पिछले वर्ष भी कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें पिछले वर्ष भी कही थी और आपने कुछ नहीं किया। एनजीटी ने 5 सेक्रेटरी से, बिल्कुल 5 सेक्रेटरी से पूछा कि हमने अपने पुराने फैसलों में क्या कहा है, तो जो सेक्रेटरीज गए थे उन्हें पता नहीं था। डॉक्टर रावी मलिक, मैं एक सेकंड सर आ रही हूँ। डॉक्टर मलिक, पता ही नहीं था उनको सेक्रेटरीज को कि अपने जजमेंट में पहले एनजीटी ने क्या कहा है। इस तरह का तो मजाक हो रहा है प्रदूषण के मामले में। किस तरह से ये परेशानी, कौन जिम्मेदार आपको दिखता है? क्या वाकई हेल्थ इमरजेंसी की परिस्थिति है? बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसी वाली परिस्थिति है, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये स्थिति बिगड़ते इस हालात में आ गई है। अगर आप वैसे देखें तो लोगों के लंग फंक्शंस डिटीरियोरेट हो रहे हैं, लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ तो आईसीयू तक में भर्ती हैं, मॉर्बिडिटी काफी है, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। डेफिनेटली पॉल्यूशन का पब्लिक हेल्थ के साथ में डायरेक्ट लिंक है, और ये तो अभी की एक्यूट मार है। छुपी हुई मार ये है कि जब इनको कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर होगा तो बाद में कैंसर्स भी होंगे। तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर सख्त कदम उठाने भी बड़े आवश्यक है, एनफोर्समेंट भी करनी बड़ी आवश्यक है। अब बहुत सारे बाईलॉज बने हुए हैं जिनको कि स्ट्रिक्टली देखना बड़ा आवश्यक है। पर्यावरण के एक्सपर्ट ने बड़ा अच्छा कहा कि अब हवा चलेगी, तो क्या हम उस युग में हैं कि जब हम हवा का इंतजार करेंगे जो पोल्यूशन को ले जाएगी और पोल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी? वहां पर भी तो लोग रह रहे हैं।
तो अब ये तो वो नहीं है कि हवा देवता आएंगे तो इनको सरकाएंगे तो फिर शायद हमारे को कुछ होगा, लेकिन इट इज अ एक्सट्रीमली सीरियस इशू जिसके ऊपर की सभी सरकारों को एक दूसरे के साथ, जिस तरह से मैं अभी तक डिबेट समझ पा रहा हूं, वो यही है कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और सबको यही सोच के एक सकारात्मक कदम में चलना बड़ा जरूरी है। एज ए प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनकी तादाद क्लिनिक्स में आने की काफ़ी बढ़ गई है, उनकी तादाद अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ गई है और इनके लंग्स के फंक्शंस डिटीरियोरेट हो रहे हैं। ना केवल लंग्स के, स्किन के ऊपर, आई के ऊपर, स्ट्रोक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, इन सबका कोरिलेशन जो है पॉल्यूशन के साथ। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दरअसल ये शर्मनाक परिस्थिति है, दिल्ली है मुश्किल। दरअसल एनजीटी ने जो सवाल पूछे, एक तो मैंने आपको बताया कि सचिवों को पूछा गया कि जो हमने जजमेंट्स दिए हैं वो आपको पता भी है, जरा पढ़ के सुनाइए, उनको पता नहीं था। आप दिखाइए कितने चालान 5 लाख रुपए के आपने काटे हैं, ये एनजीटी ने पूछा दिल्ली सरकार से। सिर्फ पानी का छिड़काव करने से अब कुछ नहीं होगा, ये भी बताया। बिल्डर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की बात थी उसमें 5 लाख के चालान का जिक्र था। बदरपुर प्लांट से कितना प्रदूषण होता है, क्या आपके पास कुछ आंकड़े हैं, कोई स्टडी आपने किया है? सिर्फ क्रॉप बर्निंग का मुद्दा आप उठाते हैं, ये भी एनजीटी ने कहा, क्योंकि आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बंद कीजिए पॉलिटिक्स, प्रदूषण को आप टारगेट कीजिए, एक दूसरे को नहीं। डॉक्टर रवि मलिक, मैं चाहती हूं, क्योंकि इस इशू का सीरियसनेस दरअसल कोई भी पार्टी समझती नहीं है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दोनों की तरफ से हमारे पास नेता हैं। एक कॉमन सिटीजन के रूप में आप इनसे क्या सवाल पूछेंगे, क्या बोलेंगे, ताकि इनको समझ में आए कि कितना सीरियस कंसर्न है और ये इनके एजेंडा में, मैनिफेस्टो में होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है, लोगों के स्वास्थ्य की बात है, लोगों के जीवन मरण की बात है। तो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से भी मैं पूछना चाहूँगा और स्थानीय सरकार के भी कि इस इशू में पहली चीज़ तो ये है, वो लोग मानते हैं कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, तो कदम क्या उठा रहे हैं? मतलब केंद्र सरकार क्या उठा रही है? ये क्या इस तरह की स्थिति आ चुकी है कि लोग के सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी याचिका दायर हो रही है कि सारा कुछ, सारे व्यवसाय ठप कर दिए जाएं सब लोगों को, जबकि ये भी कोई किसी किस्म का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो नहीं, वो तो बैंडेड उपाय होता है कि आपने एक घाव पे एक बैंडेड लगा दिया, हाँ, लेकिन अंदर जो बीमारी है वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो आप उसका सोल्यूशन नहीं करें। उस्मान, आप दोनों का जवाब में लेती हूँ। उस्मान, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, सबसे पहले बात जो मैंने पहले भी कही और जो अभी तक शो में बात भी हुई, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, आप कोई सा भी एक्शन लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है। गवर्नेंस का काम एक तरीके से हमारा जुडिशरी कर रही है। दूसरी बात, 7 तारीख को जो कल ईपीसी ने रिपोर्ट दी है, उसका मेन रीजन और मेन जो कारण था यही था कोर्ट से कहने का कि आपके जितने भी आदेश हैं वो इनफ हैं पोल्यूशन से लड़ने के लिए, लेकिन मेन चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऑन ग्राउंड उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अगर हम पंजाब और हरियाणा, पंजाब से कहते हैं कि आप अपनी फार्म फायर में रोक लगाइए, तो वो ये कहते हैं कि 2017 में हमारे पास इलेक्शन है। या तो आप लोगों की सेहतें देखिए या आप एक तरीके से पॉलिटिक्स लाइए। महत्वपूर्ण इस बारी हमारा हेल्थ है, जो सबसे अच्छी बात इस बारी ये हुई है कि आम आदमी, ठीक है, गठबंधन में आपकी पार्टी उनके साथ है। ईपीसीए ने अपनी रिपोर्ट में ये तमाम पिक्चर्स भी जारी किए नासा की तरफ से। आग किस तरह से इन राज्यों में बढ़ रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है हर तारीख में, लेकिन पार्टियां कुछ कर नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। ईपीसीए ने दरअसल अपनी तरफ से आज इस देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो पूरी रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक जो हवा का प्रदूषण स्तर है वो आइए आपको दिखाते हैं तारीख ब तारीख। दिवाली के 5 दिन तक कैसे सब सोए रहे, परिस्थिति इतनी खतरनाक हो गई। ये देखिए, ये 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का आंकड़ा उन्होंने दिया है। ये औसत जो PM 2.5 का स्तर है पूरी दिल्ली में, कैसे ये 325 से बढ़ता हुआ 837 तक चल गया। इतना बड़ा खिलवाड़ सेहत के साथ देश की राजधानी में हो रहा है। ये जो हरी आप लाइन नीचे देख रहे हैं, ये सामान्य स्तर है। इसका अर्थ समझते हैं आप? इस सामान्य स्तर को हमने पिछले 10 दिनों में छुआ ही नहीं है, उससे कहीं आगे हम हैं। इसीलिए अब शाज़िया इल्मी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। कई सारे सवाल मन में आते हैं, ये एक के बाद एक, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए, इसको कर दीजिए। एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है? एनफोर्स कौन करेगा? एनफोर्सिंग एजेंसी अगर काम नहीं कर पा रही है तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? मतलब कहीं कोई पॉलिसी दिखती ही नहीं है कि हमें इसे एनफोर्स भी करना है। नहीं, बिल्कुल अंजना, जो आप कह रही हैं, केंद्र सरकार सिर्फ एक पॉलिसी ही बना सकती है और स्टेट सरकारों को और उनके एनफोर्समेंट एजेंसीज ही इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पंजाब की बात करें तो जाहिर सी बात है, शिरोमणि अकाली दल
और भाजपा की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन वहां पे और भी पार्टियां हैं और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर भी मुहिम छेड़ सकते थे कि ये नहीं किया जाए, क्योंकि पंजाब में वो ज्यादा रहते हैं बनस्बत दिल्ली के। लेकिन फिर भी राजनीति करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को हम सिर्फ पंजाब की क्रॉप कटिंग से नहीं ब्लेम कर सकते। खुद अगर बदरपुर का प्लांट अगर देखिए, या पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को देखिए, या डस्ट पर को रोकना और उस पर छिड़काव अगर आप देखें, या फिर एक कोशिश भी की गई। और आपको याद होगा जब ऑड इवन लाया गया तो हमारे जैसे बहुत से लोग थे अक्रॉस द पार्टीज, उन्होंने थोड़ी सी जो राहत मिली, हालांकि उसमें भी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को हटा दिया गया, वो इसके अधीन नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिली तो सबने उसका स्वागत किया। तो ऐसा नहीं कि सब लोग इसमें मिलकर काम नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है हर चीज को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना बजाय कि सब लोग मिलकर काम करें, ये इंडिविजुअल सीएम्स को साथ लेकर भी चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं पीएम आतिश जी आपकी बात से सहमत नहीं थी। की लड़ाई है, ठीक है आतिश जी आपकी बात से सहमत नहीं थी, आप अपनी बात भी कहें। विमलेंदु उसके बाद फौरन सीएम, ठीक है विमलेंदु बोल लीजिए, उसके बाद आतिश मालिना के पास पड़ेगा काम। आपको पसंद नहीं होंगे बीजेपी, लेकिन करना पड़ेगा काम, क्योंकि चारा नहीं है। विमलेंदु देखिए साजिया, आप देखिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ जो है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र में जब हम एक सरकार को लाते हैं तो केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, जो उन्होंने नहीं निभाई। जो इमरजेंसी मीटिंग जो है, जो 5 या 6 तारीख को बुलाया जा रहा है, जो उन्होंने इन सारी की सारी स्थिति की जो अंकन वो दवे साहब 5 तारीख को कर रहे थे, ये चीज 1 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? तो हमें ये चीज कहना कि सिर्फ ये पंजाब में राजनीति है और राज्य में दिल्ली में लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना थोड़ा गलत है कि केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आप देखें पॉलिसी तो केंद्र सरकार से होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके लोग और एनफोर्समेंट स्टेट की तरफ से ही होगा। नहीं, एग्जीक्यूशन भी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी देखिए ये पूरा का एक चीज जो साजिया जी ये दिखाता है कि पॉलिटिकल विल है क्या, आपकी सीरियसनेस है क्या। आज देखिए आप लोग जिस तरह से अपने स्पोक्स पर्सन को ट्रेन करते हैं, आप अपने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करते हैं क्या? आपके जो लोग हैं, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो नेतागण हैं, वो असल में जमीन पे काम नहीं कर रहे। अगर काम करते तो ये स्थिति आज की नहीं होती। ठीक है उस्मान कुछ बोलना चाह रहे हैं। दिल्ली वालों को आज कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स समझने की आवश्यकता नहीं है। उस्मान देखिए सबसे पहली बात मैं शाजिया जी की बात को यहाँ सपोर्ट करते हुए बोलूंगा, जो भी पॉलिसी लेवल वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर मैं आपको इसी सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन सरकार को, कि आपके पास ईपीसीए ने एक सजेशन दिया है कि आप भारत स्टेज 6 यानी यूरो 6 लाइए और यूरो 5 जो है उसे लीप फ्रॉग करिए, जो अपने आप में एक बहुत ही कठिन चीज है। लेकिन यहां मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्रीय सरकार ने यूरो 6 को सपोर्ट किया और पिछले महीने उसे नोटिफाई किया, जो अपने आप में भारत एक पहला देश है जिसने यूरो 5 स्टैंडर्ड को लीप फ्रॉग करके डायरेक्ट यूरो 6 गया है। ये थी एक पॉलिसी लेवल जो केंद्रीय सरकार ने एक सपोर्ट दिखाया और उसे करा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। अब बात आती है ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन की, इसमें कोई दोराहा नहीं, ये राज्य सरकार और सिटी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल की जिम्मेदारी है कि आप उन आदेशों को ऑन ग्राउंड अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन एरियाज में करें, जो कहीं ना कहीं और काफी हद तक मिसिंग रहा। हाँ, आतिशी मालिना जी जवाब। देखिए अंजना जी, ये तो आज के दिन में कोई नहीं कह सकता कि जो सारे कदम, चाहे दिल्ली सरकार को हो, चाहे बाकी राज्य सरकारों को हो, चाहे केंद्र सरकार को हो, जितना कुछ होना चाहिए था उतना हो गया है, आज के दिन में कोई नहीं कह सकता है। परंतु मैं इसमें ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि शायद एनवायरनमेंट ऐसा मुद्दा है जिसमें हमने जो सीखा है पिछले कुछ महीने में, वो ये दिखाता है कि शायद एनवायरनमेंट वाले मुद्दे पे केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं चलता है। आप दिल्ली में नियम कानून बना लीजिए कि ईंट के भट्टे दिल्ली में नहीं बनेंगे, आप दिल्ली के बाहर 5 किलोमीटर के रेडियस में देखिए हजारों ईंट के भट्टे हैं। आप दिल्ली में नियम कानून बना लीजिए कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, दिल्ली के 5 किलोमीटर के रेडियस में हजारों पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। दिल्ली के 5 किलोमीटर रेडियस में तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज ना तो डीजल ना तो सीएनजी टायर ऑयल का प्रयोग करती हैं। ये हमारा एनेक्डोटल सर्वे हमें बता रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, और मैं यहाँ पे दिल्ली सरकार का डिफेंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें भी और कदम उठाने चाहिए जो शायद हम नहीं कर पाए अभी तक, परंतु
5 सरकारों को अगर राज्य सरकारों को एक साथ काम करना है तो उसकी लीडरशिप केंद्र सरकार को लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी इस बात को समझती हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अक्सर कई मुद्दों पर इमोशनल होकर वीडियो संदेश करते हैं। अगर वाकई इस मुद्दे पर ईमानदारी है तो पंजाब के किसानों से ऐसा कोई इमोशनल आउटबर्स्ट या फिर संदेश या फिर रिक्वेस्ट या फिर उनसे एक गुजारिश कि आप ये आग मत जलाइए, इससे प्रदूषित हो रही है हवा, ऐसा कुछ वो करेंगे क्या? देखिए अंजना जी, पंजाब के किसान क्या कर रहे हैं ये तो जिम्मेदारी पंजाब की सरकार को लेनी पड़ेगी, परंतु बिल्कुल अगर ये जरूरत पड़ती है तो ये भी हम करेंगे। हालांकि अभी तक हमें पता नहीं था कि पंजाब में जहां पे हमारी सरकार नहीं है वहां पे भी काम करने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे पिछले ही कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु आपको इस पे पहल करनी चाहिए, तो हम अब कर रहे हैं। अब जो सारी लैंडफिल्स हैं जो एमसीडी के अंडर आती थी वहां पे हमारी सरकार का मिनिस्टीरियल ग्रुप जाके वहां पे सोल्यूशन निकाल रहा है। अब आप हमें कह दीजिए कि पंजाब की भी जिम्मेदारी वहां पे सरकार हमारी नहीं है तो हमें लेनी पड़ेगी, हम वो भी करने को तैयार है। पंजाब की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पंजाब में ज्यादा दिखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसलिए आपसे पूछा। दूसरी वजह यह थी कि आपने नई राजनीति का वादा किया था, इसलिए नई राजनीति से जुड़ा हुआ यह सवाल किया। जाहिर तौर पर आपका काम नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट आपका काम वहां पर नहीं है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन यहां पर हो रहा है, आतिशी जी एक और क्लैरिटी मैं चाहती हूं जिसके बाद बहस को आगे ले जाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की बात बीते दिन अरविंद केजरीवाल जी ने की है, नहीं लग रही है। हमने हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर गए, कंस्ट्रक्शन उसी तरह से हो रहा है। एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है इसमें? कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर नहीं रोक रहे हैं ये लोग तो किसका काम है इसे रोकना? एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है? देखिए इसमें बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं। देखिए दिल्ली में एक पिक्यूलियरिटी है जिसके बारे हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर से बात करना ठीक नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। तो कुल मिला के एक ही एनफोर्समेंट एजेंसी है जो दिल्ली की सरकार के पास है, वो है हमारे डीएम्स और कंस्ट्रक्शन पर भी एनफोर्सिंग एजेंसी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली सरकार का। मैं एक बात दिल्ली सुन लीजिए, दिल्ली इस पे क्लैरिटी चाह रही थी मैं दरअसल, नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि दिल्ली सरकार के पास मैं आपको जवाब दे रही हूँ अंजना। दिल्ली सरकार के पास क्योंकि एक ही इन्फोर्सिंग एजेंसी है, डीएम्स और एसडीएम्स, देयरफॉर डीपीसीसी ने, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अपनी इन्फोर्समेंट पावर्स एसडीएम्स को दी हुई है। एसडीएम्स कैबिनेट डिसीजन जब से हुआ है उसके बेसिस पे कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चालान किए गए हैं। अंजना जी, कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चालान किए गए हैं, परंतु ये इन्फोर्समेंट पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जैसा हमने कहा था, हम एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते हैं कि कितनी कहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहां पे कंस्ट्रक्शन का को कवर नहीं है, और तीसरी बात कि कहां पे अभी भी कूड़ा जलाया जा रहा है। क्योंकि सिटीजन पार्टिसिपेशन के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। दिल्ली का स्केल इतना बड़ा है कि चाहे ये इन्फोर्सिंग एजेंसीज 100-200 चालान भी काट लें जो इन्होंने काटे हैं, परंतु ये भी दिल्ली जैसे शहर के लिए जहाँ पे अंजना जी मैं आपसे एक बात कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हम, और मैं ये पहले भी मैं पहले एक बात आज एक सेकेंड आपके एक सिस्टर चैनल पे कह चुकी हूँ, मैं शो के माध्यम से सिटीजन्स को भी अपील करना चाहूंगी कि सेल्फ कंप्लायंस भी जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ सरकार डंडा चलाए कि आपकी कंस्ट्रक्शन रोके उतना पर्याप्त नहीं है। सिटीजन्स को भी उसके अलावा खुद भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि सांस यहाँ पे सिर्फ सरकार नहीं ले रही है, जनता भी ले रही है। शाजिया जी, अब उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आप दोनों के पास। हाँ जी, मैं बात कहना चाह रही हूँ। देखिए दिल्ली सरकार इसका नोटिस ले सकती है, और आपको जैसे याद होगा ऑड इवन स्कीम 2 बार लागू की गई, और वो दिल्ली की पुलिस ही थी और जिसके अधीन ट्रैफिक पुलिस है, जिसने बड़े अच्छे तरह से काम किया, और वो हुआ, दोनों ने मिलकर किया। ऐसी और एडवाइजरी के बावजूद ऐसी कोई कोशिश दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर या कॉग्निसेंस लेने की कोशिश, या आम सिटीजन के तौर पर भी या लोकल एमएलएस के तौर पर भी इस तरह की बात सामने अगर लाई जाती बहुत बड़े पैमाने पर तो किया जाता, लेकिन फिर भी ब्लेम गेम से फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। जब ऑड इवन स्कीम जब सक्सेसफुल होती है तो आप डेली ट्रैफिक पुलिस को अब कामयाब
शाजिया, पर मैंने मुझे ये बोलने नहीं दीजिए कहा प्लीज था। मैम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैंने ये नहीं कहा मुझे बोलने था। दीजिए। मैंने ये कहा था कि नहीं मैम, आप एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आतिशी एक मिनट रुक जाइए, मैं खत्म करने दीजिए बात को। पे कोई आरोप नहीं आतिशी, मैं लगाया बात था। खत्म कर लूं ना। मैंने आप आपको बीच में ये बोल कहा रही हैं, था आप बीच कि में बोल रही हैं मेरे, DPCC आप बीच में बोल रही हैं मेरे, दिल्ली आप बीच में बोल रही हैं में मेरे, है। आप बीच में लगातार बोल रही हैं, अभी भी चुप नहीं हो रही हैं आप लगातार बीच में बोल रही हैं आतिशी, अभी भी बीच में बोल रही हैं आप अभी भी बीच में बोल रही हैं आतिशी। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इतना कन्वीनियंस ड्रिवन नहीं हो सकता। अगर हर वक्त एक फोकस रहेगा राजनीति लड़ाई लड़ने का और पीएम को ही जिम्मेदार बनाने का, तो कोई भी सीएम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिससे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, और दोनों स्टेट लिस्ट में भी हैं और यूनियन लिस्ट में भी हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। बोलने दीजिए आतिशी, 1 मिनट लगेगा, मैं कुछ बात कह रही हूँ, आप एक सुन लीजिए, थोड़ा क्षमता रखिए, काफी देर तक बोलिए आप गोलमोल करके। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि दोनों के अधीन है, दोनों के बहुत बड़े बजट्स हैं, और जैसे कि ऑड इवन में दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इतना सहयोग दिया और इतनी काम स्कीम की तारीफ आपको भी मिली और दिल्ली पुलिस को भी मिली, वैसे मिलकर भी काम किया जा सकता है। हर चीज कॉन्फ्रंटेशन ना बने। दिल्ली के सीएम भी जा सकते हैं पंजाब के सीएम के पास काम को लेकर, 2-3 महीने पहले लेटर्स लिखे जा सकते हैं। मदन लाल खुराना ने जब वाटर का मामला हुआ था और कांग्रेस के सीएम थे और कांग्रेस का प्रतिपक्ष था, दोनों ने मिलकर काम किया क्योंकि पानी की समस्या थी। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, डंडे से नहीं काम होता। आप कह रही है ना, सही कह रही हैं, पीएम के डंडे से भी काम नहीं होगा। आपकी चिट्ठियां तो बड़ी लिखी जा रही है इधर उधर, चिट्ठियां तो बहुत लिखी जा रही है, जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे लेना चाहती हूं। जी शाजिया जी, डॉक्टर 3 महीने पहले। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी को लेते हुए, नॉन डिफेंसिव एटीट्यूड लेते हुए सभी सरकारों को इकट्ठे से मिलके, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, लोगों की जाने तक जा रही है, इट इज अ सीरियस इशू। ये इशू जो है वो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर तो इसके ऊपर इमीडिएट रोकथाम होनी बहुत आवश्यक है। बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर काफी ज्यादा पोल्यूशन की गाज बहुत जरूरी। उस्मान साहब, देखिए, आज ये मैं किसी राजनीति से जुड़ा सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं आतिशी जी से, अर्चना जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आज ईपीसीए ने जो अपना रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट किया है, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली की वायु में, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि दिल्ली के बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ब्रिकिंस कह लिए, इंडस्ट्रीज कह लीजिए या फार्म फायर ले लीजिए, उसका काफी बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ता है। तो उसी को नजर में रखते हुए ईपीसीए ने आज सर्वोच्च न्यायालय में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने काफी स्पष्ट शब्दों में लिखा कि दिल्ली के पास ईसीसी फंड जो ड्रग्स से इकट्ठा है वो 500 करोड़ या 500 करोड़ इकट्ठा हो चुका है, प्लस जो डीजल का 1% सेस है वो 8 करोड़ इकट्ठा हो चुका है। तो क्या उसका कुछ हिस्सा वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को इंसेंटिवाइज जो एक इक्विपमेंट्स है, हैप्पी सीडर, रोटावेटर, उसको खरीदने के लिए देंगे या नहीं देंगे? तो वो आगे आने वाले वक्त में देखना काफी जरूरी रहेगा। प्लस दूसरी चीज जो मैं जी, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, मैं आपको रोक रही हूँ उस्मान। आतिशी जी, जाहिर तौर पर ये सरकार की तरफ से आपके फैसला लेना होगा, इसलिए फौरन कमेंट इस पर करना आपके लिए मुश्किल होगा। कंक्लूडिंग बस विमलेंदु, बस 10 सेकंड में अपनी बात कहे प्लीज। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब हम इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस करते हैं तब डिस्क्लेमर्स नहीं डालते हैं। तो इमरजेंसी मेजर्स जब हम लेते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, उस समय भी हम डिस्क्लेमर्स ना डालें। तो हमें इसको असल में अनाउंसमेंट्स करने से नहीं होगा, सारी सरकारों को काम करना होगा। और इस पे सिर्फ 1 साल के बाद लीपा पोती करना और बहाने लगाना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये बहुत ही बहुत ही भयानक बात है। बहुत खतरनाक है, और खतरनाक खिलवाड़ हम और आप भी करते हैं। दरअसल चलते चलते मैं चाहती हूँ कि हम भी जरा जागे नींद से, क्योंकि चाहे दिवाली हो, उसके बाद छठ पूजा और अब गुरु पर्व आने वाले वक्त में त्योहार को, धर्म को भी हम पटाखों से जोड़ देते हैं, और वो हमारे ही बच्चों को, हमारी ही हवा को खराब कर रहा है। हमें भी जरा सोचना होगा। देखते रहिए आज तक। दिल्ली है मुश्किल, लेकिन मुश्किल बातों से अक्सर हम आंखें चुराते हैं, तो क्यों ना सामने एक बार फिर से देखा जाए। ये देखिए, 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में प्रदूषण का स्तर किस तरह से बेलगाम होकर बढ़ रहा है। नीचे जो हरी लाइन आप देख रहे हैं, दरअसल ये सामान्य स्तर है, सामान्य से कहीं गुना ज्यादा प्रदूषण का हम सामना कर रहे हैं। फौरन कुछ हो ना हो, कई गंभीर बीमारियां आने वाले वक्त में लोगों को परेशान कर सकती हैं।
इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन याद रखिए, जरूर रहिएगा हमारे साथ 12 और 13 नवंबर को, क्योंकि साहित्य का महाकुंभ करने वाला है आज तक।